हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर। आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर क्लासेस। मैं आज इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं, एंड रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेंट होता क्या है, तो पहले समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मीनिंग क्या होता है? एजेंट का मीनिंग होता है काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है उसको एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ जो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन को कैसे कर सकता है? तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी को इलेक्ट्रॉन कैसे कोई लॉस करा सकता है? तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस रहता है, Cl माइनस रहता है। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में हमारा सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट होता है, गैसियस सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, और हमारा क्लोरीन एटम इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, राइट। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कटायन बन गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन बन गया। कटायन आयन दोनों होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और NaCl का फॉर्मेशन हो जा रहा है। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसको क्लोरीन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मीनिंग हुआ कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में सोडियम का ऑक्सीडेशन किसने किया? क्लोरीन ने किया। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सोडियम का नहीं लेता तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, किसके वजह से? क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन ने गेन किया। इसलिए क्लोरीन सोडियम को ऑक्सीडाइज किया। वी कैन से क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज सोडियम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया। क्लोरीन सोडियम को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन करने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यह हुआ हमारा क्लोरीन इस सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में क्लोरीन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सोडियम क्या किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? रिड्यूस एजेंट का मीनिंग होता है काम करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग हुआ रिडक्शन करने वाला। रिडक्शन करने वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तब आप सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में देखिए, रिडक्शन का मीनिंग क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए क्लोरीन ले रहा है। मीन्स क्लोरीन का रिडक्शन कौन कर रहा है? सोडियम कर रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है और फिर हमारे क्लोरीन का रिडक्शन हो जा रहा है। तो क्लोरीन के रिडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? वो रिस्पॉन्सिबल हुआ सोडियम। इसलिए इस सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में हमारा सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, और ऑक्सीडेशन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। मींस एवरी रिडॉक्स रिएक्शन हैज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीका से मैं आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में हमारा क्लोरीन और सोडियम, क्लोरीन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो हम लोगों ने प्रोसेस से देख लिया कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए, इस रिएक्शन में हमारा सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब सोडियम हमारा एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जब वो पॉजिटिव के फॉर्म में आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1 हो गया। मीन्स हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, राइट। अब क्लोरीन का देखते हैं।
क्लोरीन जब एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, बट क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Cl माइनस हो गया, -1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है। तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन रेडॉक्स रिएक्शन थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े वो हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो वो हमारा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो इस तरीका से हम लोग पता कर सकते हैं। अब मैं 2-4 रिनाउंड रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूं जहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे रिनाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें हमारा है KMnO4। अब यहां पे एक और बात पहले मैं बता दूं, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उसका पहचान ये है, जैसे हमारा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +5 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब इसका मीनिंग यह हुआ कि नाइट्रिक एसिड कहीं भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन करेगा तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि HNO3 में नाइट्रोजन अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो उसका हाईएस्ट है, मीन जितने भी उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबको लॉस्ट कर चुका है। तो अब हमारे नाइट्रोजन के पास कोई ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए है नहीं। तो HNO3 का नाइट्रोजन जब भी रिडॉक्स रिएक्शन करेगा ऑलवेज वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन दूसरा लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा डिक्रीज होता है। तो हमारा HNO3 ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, कभी रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसलिए HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड हमारा KMnO4 इसका नेम होता है पोटासियम परमैंगनेट, लेकिन हम लोग बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। अब इसका पूरा देखिए, इसका पूरा नेम होता है पोटासियम पर मैन, याद रखिएगा, मैन गन 8, याद रखने का तरीका है पोटासियम पर मैंगनेट, पोटासियम पर आदमी, मैन गन 8, गन खा गया, तो पोटासियम पर मैंगनेट इसका नेम है। इस पोटासियम पर मैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, और +7 मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि KMnO4 का मैग्नीज अपने ऑक्सीडेशन नंबर को ओवर इनहैंस नहीं कर सकता है, मींस और इंक्रीज नहीं कर सकता है। वो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन करेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दैट्स व्हाई KMnO4 इज आल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस इज द मतलब वे थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड में वह एटम हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ही बिहेव करेगा। इसके अलावा K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, यहां भी हमारा 7 ऑक्सीजन तो -14, पोटासियम 2 तो +2, क्रोमियम का +12 होगा, 2 क्रोमियम को +12, तो 1 क्रोमियम का हो जाएगा +6। तो इस तरीका से हमारा पोटासियम डाइक्रोमेट जो है, पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, क्रोमियम का +6 मैक्सिमम होता है। सो पोटासियम डाइक्रोमेट इज आल्सो एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी कोई आइटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ही बिहेव करेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जस्ट इसका कंट्रेरी मींस जस्ट उल्टा। अगर कोई एटम अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है
जैसे हमारा HCl का Cl माइनस, Cl माइनस है हमारा HCl है, HCl है KCl में Cl माइनस, तो Cl के ऊपर -1 है यहाँ पे, तो यह Cl का मीन्स हैलोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। मैं आपको बताऊं कि इस एटम का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्टेट से कितना लेस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट से जितना कम होगा मीन्स 8 से जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। हैलोजन्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, सो हैलोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी और ऑक्टेट। इसलिए हैलोजन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। यही वजह है कि अगर Cl-1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह अपने ऑक्सीडेशन नंबर को और घटा नहीं सकता है। मीन Cl- जब भी रिडॉक्सिलेशन करेगा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। यह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसी तरीका से हमारा अमोनिया का नाइट्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मीन्स अगर कोई एटम अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमारे वाटर का ऑक्सीजन भी रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा। जब कोई एटम अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन वह लूज करता है और ऑलवेज रिड्यूसिंग से बिहेव करता है। जब कोई एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वह हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। ओके, तो इस तरीका से मैं आपको समझा दिया कि कैसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करोगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आप सबको वो पिछली वीडियोस में मैं स्टोइकियोमेट्री की वीडियो में पढ़ाया हूं कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। अभी हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग का रेडॉक्स रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग निकालते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज के टर्म्स में निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के टर्म्स में निकालते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिकुल। राइट, हमारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के एक मोलिकुल के द्वारा जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा उसे डिवाइड कर देंगे हम। ये ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज वाली बात है उसको इलेक्ट्रॉन के लॉस के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। मीन्स आप यहां पे भी लिख सकते हो, इसके बदले में चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलिक्यूल के बदले में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स बाय पर मोलिक्यूल, लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय पर मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स पर मोलिक्यूल। राइट, मीन्स वन मोलिक्यूल के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ वो सब डिवाइड कर दोगे तो आप मोलिकुलर वेट में तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए एग्जांपल चेक करते हैं। MnO4 माइनस प्लस
FeSO4 एरो साइन Mn2 प्लस Fe2 को बोलते हैं। यह एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मींस विदाउट नोइंग बैलेंस केमिकल रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे करेंगे गौर से देखिए। यहां अब हमें केवल ये देखना है कि हमारे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो नेचुरली हमें पता है MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन +7 होता है। +7 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है। मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां हमारे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि सल्फेट पे ऑलवेज -2 चार्ज रहता है। सल्फेट पे हमेशा -2 रहता है, तो आयरन पे आ गया +2। यहां पे देखिए 3 सल्फेट है तो -6 हो जाएगा। तो आयरन का +6, 2 आयरन का +6 तो 1 आयरन का +3 हो गया। मीन्स आयरन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है। तो मैं बताया हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीज होता है, इसलिए यह हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स इस रिएक्शन में MnO4 माइनस मीन्स पर मैंगनेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और हमारा जो फेरस सल्फेट है यह रिड्यूसिंग का काम कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं दोनों का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस M से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मोलिकुलर वेट को। मोलिकुलर वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलिकुल। MnO4 माइनस के 1 मोलिकुल में कितना मैग्नीज है, 1 है। 1 मैग्नीज का ऑक्सीडेशन +7 से +2 में जा रहा है। +7 से अगर +2 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +7 से +2 में जा रहा है। +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो इसके पर मोलिक्यूल के द्वारा चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, 5। तो 5 से डिवाइड कर दिया। आप इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी देख सकते हो, +7 से +2 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, 5। एक मोलिक्यूल में एक ही मैग्नीज है, इसलिए इसका 1 मोलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मोलिकुलर वेट बाई 5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 मोलिकुलर वेट बाई, हमें यह नहीं देखना है यहां पे आयरन का +2 से +3 हो रहा है। 1 आयरन जब +2 से +3 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना से होगा जी, 1 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। लेकिन यहां पे है क्या कि हमारे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 से +3 हो रहा है, 1 से चेंज हो रहा है। अब देखेंगे कि हमारे फेरस सल्फेट के 1 मोलिक्यूल में कितना आयरन है। तो फेरस सल्फेट के 1 मोलिक्यूल में 1 ही आयरन है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में कितना आयरन है, हमें अपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिएंट की 1 मोलिक्यूल में देखना है मात्र। तो हमारे फेरस सल्फेट के 1 मोलिक्यूल में एक ही आयरन है, तो 1 आयरन +2 से +3 में जाएगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1 होगा, या इलेक्ट्रॉन लॉस कितना होगा, 1 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलिकुलर वेट बाई 1। ओके, इस तरीका से हम लोग अपने MnO4 माइनस एंड फेरस सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किए। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन में मैं ले रहा हूं पोटासियम डाइक्रोमेट को। पोटासियम डाइक्रोमेट Cr2O7 ये है पोटासियम डाइक्रोमेट का, ओनली वो है डाइक्रोमेट आयन इसको बोलते हैं, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन I- के को ऑक्सीडाइज करके खुद को तो रिड्यूस करके डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ के फॉर्म में चला जाता है और I को I2 बना देता है। अब हमसे को सबसे पहले पता करना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा है डाइक्रोमेट आयन। कैसे, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, +6 से +3 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7 माइनस, तो क्या होगा जी, मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मोलिकुलर ऊपर हो गया चेंज। अब यहां पे 1 क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 गेन करेगा। 1 क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा, 3 गेन करेगा। लेकिन हमारे डाइक्रोमेट आयन की 1 मोलिकुल में 2 क्रोमियम है, तो 1 क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा तो 3 गेन करेगा। तो 2 क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमारे 1 मोलिकुल के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलिकुलर वेट बाई 6। अब आयोडाइड आयन का देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ I माइनस, तो मोलिकुलर वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आयोडाइड आयन के 1 मोलिकुल में एक ही आयोडीन है, तो 1 आयोडीन -1 से 0 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1, तो डायरेक्टली बाई 1 हो गया। हमें यह नहीं देखना है कि हमारे इसमें प्रोडक्ट में 2 आयोडीन है, 2 नहीं, हमें वो देखा, हमें अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के मोलिकुलर फॉर्म को देखना है। उसके मोलिकुल में अगर एक ही एटम है तो उसी को देखना है। हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के पर मोलिकुल के टर्म्स में देखना है, उसका पर मोलिकुल कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं MnO4- ऑक्सिलेट आयन का। ऑक्सिलेट MnO4- प्लस ऑक्सिलेट आयन C2O4 ऑक्सिलेट। MnO4- Mn2+ के फॉर्म में चला जाता है एंड ऑक्सिलेट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें यहां पे देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो MnO4- में तो क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है। रिड्यूसेंट में देखिए यहाँ पे ऑक्सिलेट जो हमारा है, इसमें 4 ऑक्सीजन तो -8 हुआ, 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव हटा दिए तो -6, तो कार्बन पे हो जाएगा +6, 2 कार्बन का +6 तो 1 कार्बन का +3। CO2 में ऑक्सीजन का होता है -2, 2 ऑक्सीजन -4, तो कार्बन में क्या हो जाएगा +4। तो आप देख रहे हो CO2 के कार्बन मतलब ऑक्सिलेट के कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से बढ़ के +4 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब हुआ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो यह हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और यह है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे नेचुरली भी अगर ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग तो पक्का रिड्यूसिंग होगा। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट MnO4-, ये तो क्लियर पता है, मोलिकुलर वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल, तो 5 से हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सिलेट C2O4 तो m/, देखिए जी, इसके 1 मोलिकुल में 2 कार्बन है, 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना लूज हो रहा है, 1। लेकिन 2 कार्बन जब +3 से +4 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो हमारा ऑक्सिलेट आयन का 1 मोलिकुल 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इसलिए मोलिकुलर वेट बाई 2 होगा। ओके जी, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, यहां इसमें भी मैं MnO4- से लिया हूं। इस बार मैं फेरस ऑक्सिलेट लिया हूं, Fe(C2O4), ये है फेरस ऑक्सिलेट। फेरस ऑक्सिलेट को MnO4- ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे ऑक्सिलेट पे 2 निगेटिव चार्ज रहता है, अभी मैं बताया हूं, तो हमारे आयरन पे क्या हो जाएगा, +2 होगा। तो आयरन प्लस, इसलिए इसको फेरस ऑक्सिलेट बोलते हैं। अगर आयरन यहाँ +3 में रहता तो फेरिक ऑक्सिलेट बोलते हैं। तो ये हमारा +2 से आयरन +1, एक तो मैग्नीज यहाँ पे +2 के फॉर्म में चला गया, दूसरा आयरन यहाँ +2 से Fe+3 के फॉर्म में चला जाता है, प्लस ऑक्सिलेट जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह का हमें रिएक्शन दिया हुआ है। हमारा जो रिएक्शन होता है, मीन्स प्रोडक्ट जो रहता है, उसको देखकर ही हम लोग इक्विवेलेंट वेट को डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट में जो नंबर है आइटम, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहां देखिए, इस बार MnO4- को तो क्लियर हो गया कि 5 हो रहा है, बट फेरस ऑक्सिलेट में Fe2+ भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सिलेट भी हो रहा है।
मीन्स Fe+2 से कहा जा रहा है जी +3 के फॉर्म में, 1Rn+2 से +3 में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सिलेट जो हमारा है C2O4 ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 ऑक्सिलेट तुम्हारा +3 से +4 हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन इसके 1 मोलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन जब +3 से +4 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इस तरीका से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सिलेट रिलीज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आयरन रिलीज कर रहा है, तो दोनों को मिला करके फेरस ऑक्सिलेट कितना रिलीज कर रहा है, तो 1 फेरस ऑक्सिलेट मोलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ईच मोलिक्यूल फेरस ऑक्सिलेट का 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिक्यूल वेट बाय 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस M/5 होगा, बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस ऑक्सिलेट Fe4 इज इक्वल टू M/3। तो इस तरीका से हम लोग किसी का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर किसी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट और एटम डिस्प्रपोर्शनेट होता है, मींस एक ही एटम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, उस केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेटिंग कंपाउंड, जो कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट होता है उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ड्यूरिंग कैसे इक्विवेलेंट निकलेगा, उसका तरीका होता है, इसे हमारा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, H3PO3 PH3N H3PO4 में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में हमारा फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट होकर +3 से कहा जा रहा है जी -3 में, और +3 से कहा जा रहा है +5 में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इसका हो रहा है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, जब ये हमारा +3 से -3 में जाता है, जब ऑक्सीडेशन और इसका डिक्रीज हो रहा है, उस समय ये बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। जिस समय इसका ऑक्सीडेशन +3 से +5 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उस समय बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, राइट। तो हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग दोनों जैसा बिहेव करता है। तो इस केस में करते क्या है कि एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, और एक बार रिड्यूसिंग के फॉर्म में निकाल लेते हैं, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इस कंपाउंड का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट निकल जाता है। जैसे यहां पे मैं मान लिया लेट E1 इक्विवेलेंट वेट, E1 नहीं, EU इक्विवेलेंट वेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ER से रिप्रेजेंट करूं इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और E से रिप्रेजेंट करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। तो E इज इक्वल टू होगा EO प्लस ER, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा एक्चुअल। ओके, तो चलिए यहां पे देखते हैं इस कंपाउंड में। EO क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हमारे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से -3 हो रहा है, तो चेंज कितना हो रहा है जी, 6 से चेंज हो रहा है। H3PO3 के 1 मोलिक्यूल में एक ही फास्फोरस है, तो 1 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन +3 से -3 होगा, चेंज कितना से होगा, 6 से होगा।
तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर वेट बाई 6। मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ H3PO3। अब ER क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिड्यूसिंग का काम कर रहा है तो ऑक्सीडेशन +3 से कहां जा रहा है, +5 में जा रहा है। चेंज कितना से हो रहा है, 2 से। H3PO3 के 1 मोलिक्यूल में कितना कितना फास्फोरस है, एक ही है, तो एक फास्फोरस +3 से +5 में जाएगा। चेंज कितना से होगा, 2 से, तो यहां पे होगा m/2। अब इक्विवेलेंट वेट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू EO प्लस ER हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो EO है m/6, ER है m/2, दोनों को सम कीजिएगा, LCM 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा m और ये हो गया 3m, 4m/6 इज 2/3, 2/3m हो जाएगा आंसर, राइट। तो इस तरीका से हम लोग डिसप्रोपोर्शनेट जो हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट इस तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। लेकिन मेरे वीडियो को रेगुलरली देखने के लिए आप सब्सक्राइब करो चैनल को, दूसरे को भी बताओ, राइट। आपको केमिस्ट्री में जो डाउट होगा आप मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।